हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको 18 सितंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33, ये आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ, जो कि आपको डीओई की तरफ से प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। सबसे पहले तो विद्यार्थी का नाम, आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक क्या है, प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता से हमारा क्या मतलब है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रायिकता होती है, मतलब जो भी हम यहाँ पर संभावना देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक थ्योरेटिकल फिक्स हो गई है वो वैल्यू, यानी कि पहले से निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसके बाद हम बताते हैं कि हमारी संभावना क्या है। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए सोमवार को दोपहर के 2 बजे तक क्या होती है, धूप आती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर सोमवार को दोपहर के 2 बजे तक धूप आए? नहीं ना। तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे, 2-3 सोमवार को ध्यान दोगे कि जी आज सोमवार को दोपहर के 2 बजे तक धूप आई है, लेकिन अगले सोमवार को दोपहर के 3 बजे तक धूप आई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है कि धूप आई ना हो पूरे दिन। तो मतलब ये हुआ कि जो भी हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक घटना देखी, धूप का आना, तो वो पहले से फिक्स नहीं है ना, उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। वो क्या होती है, बदलती रहती है। अब वो बदलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने हर सोमवार को उसको चेक किया था कि कितने बजे तक धूप आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमारे पास घटना होती है, उस घटना की जो संभावना होती है वो आपकी फिक्स नहीं होती है। आपको एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं। और जब आप प्रयोग करते हैं तो इसलिए आप उसको क्या कहते हैं, प्रायोगिक प्रायिकता। यानी कि प्रायोगिक प्रायिकता जो है हमारी, वो फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने कहा ना कि a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। फिक्स है ये वैल्यू, लेकिन प्रायिकता फिक्स नहीं है, ये हमारे प्रयोगों पर आधारित है। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या जानकारी होना ज़रूरी है, आवश्यक पूर्व ज्ञान, प्रायिकता की जानकारी, कि प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, क्या उसकी संभावनाएं होती है। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोग जैसे कि सिक्के को उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और उनके परिणाम भी देख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम, आउटकम के घटने का जो संयोग होता है, यानी कि जो चांस होता है, वो किस प्रकार मापा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैं आपको पुराने उदाहरण जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे उसकी बात करूं, तो उसके अनुसार हमने सिक्के को उछालना पड़ा था। और जब भी हम सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हेड आता है या फिर हमारे पास क्या होता है, टेल आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेड और टेल आने की संभावना निकालते हैं ना। तो अगर हम मान लीजिए सिर्फ हेड की संभावना देख रहे हैं, तो हेड हमारे लिए क्या हो जाता है, एक विशेष परिणाम, यानी कि सिक्के को उछालने पर हेड यानी कि चित्त का आना हमारे लिए क्या हो गया है, एक विशेष परिणाम है। और वो विशेष परिणाम कितनी बार आ सकता है, मान लीजिए अगर आप सिक्के को ये कह रहे हो कि आप 5 बार सिक्के को उछाल रहे हो, तो उन 5 बार में आपका हेड यानी कि चित्त कितनी बार आएगा, कितनी बार आने की उसकी संभावना है, कितने उसके चांसेस हैं। तो इसको हम नापते हैं। और अब हम वो जो कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रायोगिक प्रायिकता का मापन करेंगे। तो एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का जो संयोग होता है, यानी कि ये जो चांस होता है, इसे हम प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि हमें एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है ना, थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। हम प्रायोगिक या फिर आनुभविक का मतलब होता है एम्पेरिकल का मतलब यानी कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, किसी भी काम को बार बार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस काम के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब हमारे किस पर आधारित होता है, हमारे अनुभवों पर, जो हमने उस काम को करने के दौरान हमें मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे अनुभवों और हमारे प्रयोगों पर निर्भर करता है। तो ये जो हम प्रायिकता निकालेंगे वो भी किस पर निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक, और आनुभविक यानी कि एम्पेरिकल प्रायिकता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बात और है कि हम इसे कैसे निकालेंगे, कौन सा सूत्र आप काम में लेंगे।
तो हम यहाँ पर मानते हैं कि घटना जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, ठीक है। तो घटना इवेंट को बोलते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट में एक लेटर यूज़ करते हैं ई। तो घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पी ई से। इसका मतलब आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और किसकी, ई की। ई मतलब इवेंट मतलब घटना। इसका मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता को आप शॉर्टकट में किससे प्रदर्शित करोगे, पी ई से। तो इसका सूत्र आपके पास क्या होगा, प्रायिकता की यानी कि पी ई, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम सिक्के उछालने की बात कर रहे हैं तो सिक्के में आपको चित्त की प्रायिकता चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि जितने भी आपने प्रयोग किए हैं, यानी कि अगर आपने 5 बार सिक्के को उछाला है, उन 5 बारों में से चित्त यानी कि हेड कितनी बार आया है। तो जितनी बार भी आपके पास हेड आएगा आप उसको अंश में लिखेंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर से अभिप्रयोग जिनमें घटना घटी है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या। अनुकूल अभिप्रयोग, अनुकूल का मतलब आपके लिए वही हुआ कि ऐसे अभिप्रयोग जिनमें आपको वही पॉइंट मिल रहा है जो आपको चाहिए, यानी कि आपको अगर चित्त चाहिए तो चित्त आने के अभिप्रयोगों की संख्या, और उसके बटे में आप क्या यूज़ करेंगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इसका मतलब आपने कितनी बार सिक्के को उछाला है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 5 बार सिक्के को उछाला, और 5 बार में से अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 बार क्या आया है, चित्त आया है यानी कि हेड आया है, तो मेरे पास जो अनुकूल अभिप्रयोग होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेरे पास सिक्का मैंने उछाला है वो कितनी बार उछाला है, 5 बार उछाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2/5 लिखूँगी, तो मेरी प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर, 2/5, यानी कि सिक्के को उछालने पर चित्त के आने की जो प्रायिकता है वो मुझे क्या मिली, 2/5। और वो कब मिली, जब मैंने सिक्के को 5 बार उछाला और उसमें चित्त कितनी बार आया, 2 बार आया। समझ में आया बच्चों। तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार प्रायोगिक या फिर आनुभविक प्रायिकता शब्द का ही प्रयोग करें। हम यहाँ पर शॉर्टकट में यानी कि हमारी सुविधा के अनुसार केवल प्रायिकता का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ प्रायिकता भी बोलेंगे ना तो उसका मतलब भी यही होगा, क्या, प्रायोगिक प्रायिकता या फिर आनुभविक प्रायिकता। तो इसको समझने के लिए अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों की सहायता लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इनको एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम प्रायिकता को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण 1 की। उदाहरण 1, इसमें आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो सिक्का है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। आपने सिक्के को कितनी बार उछाला है यहाँ पर, 1000 बार, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुल प्रयोग कितनी बार किए, 1000 बार किए। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या वो कितनी हो गई है, 1000। ये हो गई है आपकी कुल संख्या अभिप्रयोगों की। अब आप दोबारा से उदाहरण को देखिए, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। और बारंबारताएं कौन सी, चित्त कितनी बार आया है, 455 बार, और पट आया है आपका 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको चित्त की भी प्रायिकता चाहिए और आपको पट की भी प्रायिकता चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं कि ये तो है हमारे पास चित्त के आने का कॉन्सेप्ट और ये है हमारे पास पट के आने का कॉन्सेप्ट। तो ये जो दोनों ही घटनाएं हैं ये हमारे पास क्या हैं, अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चित्त के आने की घटना को यानी कि इसकी घटना को ई से प्रदर्शित करते हैं और एक पट के आने की घटना को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो अब हम निकालेंगे इनकी प्रायिकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, पी और ब्रैकेट में क्या, ई का मतलब ये हो गया कि हम इस घटना की, ई वाली घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे। इसलिए एक चित्त आने की प्रायिकता यानी कि पी, आप चित्त की घटना को किससे प्रदर्शित कर रहे हो, ई से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पी। तो आपके पास सूत्र क्या है,
चित्तों के आने की संख्या, यानी कि आपके पास अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें आपके क्या आ रहे हैं, केवल चित्त आ रहे हैं, और वो हमारे पास कितने हैं, 455। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 455 और उसके बटे में क्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। और अभिप्रयोग हमने कितनी बार किए हैं, कितनी बार हमने सिक्के को उछाला है, 1000 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 455 बटा 1000 और इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास जो नीचे है हर के अंदर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं और उसके लिए हम ऊपर वाली जो संख्या है, अंश वाली संख्या है, वहाँ पर क्या करेंगे, 3 गिनेंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 455, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। हमने 3 गिन लिया और ये हमने क्या लगा दिया, दशमलव का चिन्ह यानी कि पॉइंट, और इसके आगे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रायिकता क्या हो गई है, चित्त आने की 0.455। अब ऐसे ही आपने क्या किया है, जो आपका पट आ रहा है आपने उस घटना को क्या माना है, f। तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, pf कैलकुलेट करेंगे। तो pf बराबर पट्टों के आने की संख्या, पट कितनी बार आ रहे हैं, 545 बार, और उसके बाद अभिप्रयोगों की कुल संख्या तो 1000। अब दोबारा से आपके पास हर में 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब 545 में आप पीछे से 3 गिनिए, 1 2 3 और उसके बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव का चिन्ह। तो ये हो गया आपके पास 0.545। अब यहाँ पर आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्या, देखो ज़रा ध्यान से। अगर आप 0.455 यानी कि PE का जो मान है इसको, और 0.545 जो कि आपका PF का मान है, इन दोनों को अगर आप प्लस करो, यानी कि अगर आप इनको ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो चलो जोड़ के भी देख लेते हैं। 0.455 और ये क्या है, 0.545। तो चलिए जोड़िए, 5 और 5 कितना आया, 10, 0 कैरी हो गई है 1, 5 और 4 9 और 1 10, तो 0 दोबारा से कैरी हो गई है 1, फिर 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब ये आपने लगा दिया 10, और दशमलव कहाँ है आपका, 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3 और ये आपने लगा दिया दशमलव। तो दशमलव के बाद अगर 0 होती है तो हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं लेकर चलते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि PE प्लस PF कितना मिला हमारे पास, 1 के बराबर मिल गया है, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो सिक्के को हमने उछाला है, तो उस सिक्के में हमारे पास केवल 2 घटनाएं संभव हुई हैं। जिन 2 घटनाओं में एक बार हमारे पास हेड आया है यानी कि चित्त, और एक बार हमारे पास पट आया है, और अगर हमने उनकी प्रायिकता जोड़ी है तो हमारे पास क्या मिला, फिर 1 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल प्रायिकता किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रयोग में जो कुल प्रायिकता है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण की ओर। इसमें हमारे पास क्या है कि वहाँ पे हमने सिक्का फेंका था, अब हम पासा उछालते हैं। तो एक पासे को हमने कितनी बार उछाला है, 1000 बार उछाला है। तो एक पासे को 1000 बार उछालने पर, 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, तो पासे के अंदर आपके पास कौन कौन से परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमें परिणाम मिलते हैं किस में, पासे में। इसका मतलब ये हमारी घटनाएं हैं जो हमें किस में मिलती है, पासे में मिलती है, पासे को उछालने पर हमें मिलती है। अब इन घटनाओं में हम क्या देख रहे हैं कि आपने कितनी बार उछाला, 1000 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो अभिप्रयोग है उनकी कुल संख्या आपके पास कितनी हो गई है, 1000, ठीक है। अब इस सिक्के में आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये सब आ रहे हैं, और इनकी बारंबारता भी दी हुई है। बारंबारता का मतलब ये कितनी बार आ रहे हैं, यानी कि आप 1000 बार पासे को उछाल रहे हैं, तो 1 कितनी बार आ रहा है आपका, 179 बार। 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 150 यानी कि 150 टाइम्स। 3 आ रहा है 157 बार। 4 आ रहा है 149 टाइम्स। 5 आपका मिल रहा है 175 टाइम्स, और 6 आपको क्या मिल रहा है, 190 टाइम्स, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है कि जितने भी आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
इनकी अलग अलग प्रायिकता क्या होती है। इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास कितनी घटनाएं संभव है। ये देखो हमने कितनी घटनाएं निकाली, यहाँ पर 6 घटनाएं निकाली है। तो हम इन सबको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर 1 आया तो हम उसको बोल रहे हैं E1। अगर हमारे पास 2 आया तो आप उसको क्या बोलेंगे, E2। अगर आपके पास 3 आया तो आप उसे बोलेंगे E3। अगर 4 आता है तो उस घटना को हम बोलते हैं E4। 5 आया तो आप उसे बोलेंगे E5। और अगर आपके पास 6 आया तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे, E6। अब चलिए सबकी प्रायिकता निकालिए अलग अलग से। तो आप फर्स्ट यानी कि 1 नंबर के आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, PE1। E1 का मतलब E1 घटना की प्रायिकता। तो आपके पास सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों की संख्या यानी कि अनुकूल संभावनाएं। तो 1 आपको चाहिए तो आपको किसकी बारंबारता देखनी है, 1 की। तो आप 1 आने की बारंबारता लीजिए। कितनी बार आ रहा है 1 आपका, 179 बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 179। और फिर उसके बाद बटे में क्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोग आपने कितनी बार उछाला, 1000 बार। ठीक है, तो आपका उत्तर आपको मिला 179/1000। आप अगर चाहें तो इतना करके भी प्रश्न को छोड़ सकते हैं, आपका ये भी क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है देखिए, 179 के बटे में 1000 है तो इन्होंने आपको दशमलव के रूप में भी परिवर्तित करके बताया है कि 1000 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं। तो हम 179 में क्या करेंगे, पीछे से 3 गिनेंगे, 1 2 3 और उसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे और आगे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास किस में बदल जाएगा, 0.179 में। ठीक है, अब ऐसे ही आप बाकी के लिए भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड में देखो E2 आपका कितनी बार हो रहा है, 150 बार। तो आप क्या लिखेंगे, 150/1000। तो ये हो गई आपकी PE2 यानी कि E2 घटना की प्रायिकता 150/1000। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.150। अब इसी तरह से आप E3 की लीजिए। E3 आपका 157 बार आ रहा है तो आपने क्या लिखा, 157/1000 यानी कि 0.157। उसके बाद PE4 यानी कि 4 के आने की प्रायिकता। 4 आपका कितनी बार आ रहा है, आपका 149 बार। तो आप इसी प्रकार से PE4 निकाल सकते हैं, 149/1000 और दशमलव रूप में बदलेंगे तो 0.149। ऐसे ही आप E5 यानी कि 0.175 लीजिए और आप PE6 यानी कि 0.19 लीजिए। तो आपको सभी घटनाओं की प्रायिकता मिल गई है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने अभी पहले देखा था क्या, कि अगर हम इन सारी प्रायिकताओं की जो मान है इनको अगर हम प्लस करें यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास मिलेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि सारी प्रायिकताएं यानी कि कोई भी आपके पास एक प्रयोग हो रहा है तो उस प्रयोग के अंदर जितनी भी आपके पास घटनाएं हो रही हैं, है ना, जितनी भी घटनाएं, सारी की सारी घटनाएं, उनकी अगर आप प्रायिकताएं निकालते हैं तो उन प्रायिकताओं का जो टोटल आपके पास मिलता है यानी कि जो आपके पास उन प्रायिकताओं का योग मिलता है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो बिल्कुल जैसे आपने सिक्के में उछाला था तब आपको 1 मिला, ऐसे ही अगर आप पासा उछाल रहे हैं तो भी आपको 1 मिलेगा, या फिर अगर आप कोई और प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको इन सब का योग क्या मिलेगा, 1 के बराबर ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों उदाहरण तो यहाँ पर क्लियर हुए। अब इन दोनों उदाहरणों के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका है, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 प्रश्न दिए हुए हैं। अब हम इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है, 200 बार। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी होगी, बताइए। कुल अभिप्रयोगों की संख्या हमारे पास होगी 200। उसके बाद अब आपके पास क्या स्थितियां हैं कि इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं हैं। परिणाम देखिए, 200 बार उछाल रहे हो तो हो सकता है कि 1 बार चित आए। अब कितने सिक्के हैं आपके पास, 3 सिक्के। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1 चित, यानी कि अगर मान लीजिए आपने ये सिक्के उछाले, ये सिक्के 3 बार उछाले हैं, ठीक है,
एक चित का मतलब हुआ एक बार तो आपका चित आ गया है, बाकी दोनों बार आपका क्या आया है, पट आया है। ये आपका कितनी बार संभव है, ऐसी घटना आपकी संभव है 23 बार। ठीक है। अब दूसरी बार आपको क्या कहा है कि दो चित का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको उछाल रहे हैं तो आपके पास 2 बार हेड आ रहा है और एक बार आपके पास क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो ये स्थितियाँ आपके पास कितनी बार संभव है, 72 बार। ठीक है। और ऐसे ही आप अगर तीनों बार आपके पास चित आया है यानी कि एच एच एच, तो वो आपके पास कितनी बार स्थितियाँ संभव है, ये देखिए 77 बार। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास हर बार हेड आए भाई। जैसे आपके पास तीनों बार एच आया है यानी कि चित आया है, उसी प्रकार आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर बार चित आए यानी कि हर बार पट भी आ सकता है। तो जब तीनों बार पट आएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, कोई भी चित नहीं। और वो आपका कितनी बार है, 28 बार। तो अब आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि यदि इन तीनों सिक्कों को आप दोबारा पुनः एक साथ उछाल रहे हैं, तो दो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए, दो चित आपके कब आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं दो चित, सिर्फ दो चित पे ध्यान दीजिए। दो चित हमारे पास ये आ रहे हैं, कितनी बार, 72 बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो चित के आने की घटना को किससे प्रदर्शित करें, ई से प्रदर्शित करें, तो ई के घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो चलिए देखिए, तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या है आपके पास 200 और आप यहाँ पर मान रहे हैं कि माना दो चित आने की घटना ई से प्रदर्शित की जाती है, ई से प्रदर्शित की जाती है, तब पीई क्या होगा आपके पास, दो चित आने की संभावना या फिर आप लिखेंगे दो चित आने की बारंबारता और उसके बटे में क्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो दो चित हमारे पास कितनी बार आ रहे हैं, देखिए 72 बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब 72 बटे कुल अभिप्रयोग कितने हैं, 200। अगर अब आपसे ये कटते हैं तो आप इसे काट सकते हैं, जैसे कि 72 2 से आराम से कट जाएगा, कितनी बार, 36 बार। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर, 100। अब आप चाहो तो इतना भी करके छोड़ दीजिए या फिर 2 जीरो नीचे है तो आप 2 अंकों को गिनिए और क्या लगा दीजिए, दशमलव का चिन्ह। तो आपके पास उत्तर क्या हो गया, 0.36। तो ये हो गया आपके पास पहला प्रश्न। अब ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न है कि एक विद्यार्थी के द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, यूनिट परीक्षा कौन कौन सी यूनिट परीक्षा, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, यानी कि 5 बार आपकी परीक्षा हुई है यूनिट परीक्षा। और इसमें हमारे पास अंक जो आए हैं उस विद्यार्थी के कितने आए हैं, पहली परीक्षा में आए हैं 69%, दूसरी में आए हैं 71, तीसरे में 73 यानी कि 73, चौथे में 68 और पाँचवें में 74%। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो हमारा सारा ध्यान किस पे चला गया है, 70% पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कुल अभिप्रयोग जो हैं वो कितने हैं। कुल अभिप्रयोग, इसका मतलब ये हुआ कि कुल यूनिट परीक्षाएं जो है हमारे पास वो कितनी हुई है, यूनिट परीक्षाओं की संख्या। कितनी बार हुई है यूनिट परीक्षा, 5 बार। और इन 5 बार में हमारे पास 70% से अधिक अंक कितनी बार आए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिट परीक्षाओं की संख्या जिनमें 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कितनी है बताइए, ज़रा गिन के बताइए मुझे।
देखो पहली बार में तो आपके कितने आए हैं 69%, इसका मतलब आप इसे नहीं लेंगे। दूसरी बार में आपके कितने अंक आए हैं 71%, यानी कि एक तो हो गई है ये दूसरे वाली परीक्षा। तीसरी बार में 73 आए हैं तो ये भी आपकी हो गई है। चौथी बार में 68 आए हैं, वो 70% से कम है तो इसे नहीं लेंगे हम। और पाँचवीं बार में 74% आए हैं तो हम इसे ले लेंगे। तो हमारे पास कितनी हो गई है 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिट परीक्षाओं की संख्या जिनमें 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो वो कितनी हो गई है 3। तो आपकी यहाँ पर जो प्रायिकता है, अगर आप 70% से अधिक अंक आने की घटना को ई से प्रदर्शित करते हैं तो प्रायिकता आपके पास कितनी हो गई है, तो आपकी अनुकूल स्थितियाँ हो गई यहाँ पर कितनी 3, और आपके पास कुल यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी हो गई है 5। इसका मतलब 3/5। तो ये हो गया है आपका आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी वर्कशीट जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करा दी है। आपको अगर आने वाली जो वर्कशीट है उनके भी सॉल्यूशन जो है इसी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।